अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाजिर गुल हियर। बायोलॉजी की एक नए लेक्चर के साथ आप लोग के साथ मुखातिब हूँ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बायोटेक्नोलॉजी में, दैट विल बी अबाउट द डीएनए सीक्वेंसिंग। लास्ट लेक्चर में हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड हाउ जेल इज़ फॉर्म्ड एंड हाउ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ ऑपरेटेड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग बाय डेफिनेशन क्या है या हम इसमें क्या कुछ करते हैं, तो इसको देख ले ज़रा कि इट इज़ अ टेक्निक्स, कम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स और ये टेक्निक्स जो है यूज्ड टू आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोटाइड्स अरेंजमेंट या सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड्स अरेंजमेंट। ठीक है, किस चीज़ की न्यूक्लियोटाइड्स अरेंजमेंट्स, या होल डीएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या किसी एक फ्रेगमेंट की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जब हम मालूम करते हैं जीन। तो अब देख ले कि द कम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स यूज टू आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ होल डीएनए और अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज कॉल्ड द जीन। सो दिस प्रोसेस इज टर्म्ड द डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड। अब डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड्स की टाइप्स क्या है, कौन कौन से मेथड्स है जिसमें हम डीएनए को सीक्वेंस करते हैं या डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम सीक्वेंस करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड्स। तो टाइप्स को अगर हम देख लें तो टाइप्स आर ऑफ, टोटल जो टाइप्स है वो क्या है, मेनली 4 टाइप्स है। एक जो टाइप है इसका, ये जो फर्स्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड द सेंगर मेथड या सेंगर सीक्वेंसिंग। ठीक है, सेंगर एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये मेथड डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसको सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड कहते हैं। दूसरा जो है दैट इज द मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग। मैक्सम एंड गिलबर्ट बोथ वर द साइंटिस्ट। तो ये इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने एक मेथड डिस्कवर किया था डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए या न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट को मालूम करने के लिए, तो इसको मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग कहते हैं। थर्ड जो सीक्वेंस है दैट इज़ द पायरो सीक्वेंसिंग। ठीक है, पायरो सीक्वेंसिंग मेथड। ठीक है, और जो सबसे वेल एस्टेब्लिश्ड मेथड है दैट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, दिस इज़ द मोर एक्यूरेट मेथड और ये सबसे लेटेस्ट मेथड है जिसमें हम डीएनए को फाइंड आउट करते हैं। एज फार एज आवर कंटेंट्स आर कंसर्न्ड, हमारे कोर्स में FSC सेकेंड ईयर में जो इंक्लूडेड सीक्वेंसिंग मेथड्स है वो ये 2 टाइप्स है। एक टाइप ये है, ठीक है, और एक टाइप ये है। ये दोनों हम इसी कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर सेंगर सीक्वेंसिंग, ठीक है, एंड व्हाट इज़ मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग। तो ये हमारे दोनों टॉपिक्स होंगे। हम इसी के ज़रिए डीएनए सीक्वेंसिंग को सीखेंगे कि हम किस तरह एक डीएनए के फ्रेगमेंट बना सकते हैं इससे। तो सबसे पहले हम आएंगे सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, देख ले ज़रा, सबसे पहले आते हैं सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड पे कि सेंगर सीक्वेंसिंग असल में क्या है। सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी को देखिए, सेंगर सीक्वेंसिंग ये क्या है, क्वेश्चन मार्क मैंने लिखा है। सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड का दूसरा नाम है, हम अगर इसका दूसरा नाम जानना चाहें तो इसको चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं। चेन टर्मिनेशन मेथड। चेन टर्मिनेशन मेथड का क्या मतलब है, सिंपल अल्फाज में अगर हम जानना चाहें कि लेट सपोज ये हमारे पास एक डीएनए फ्रेगमेंट है, ठीक है, इसी डीएनए फ्रेगमेंट के ऊपर हम क्या करेंगे कि लेट सपोज ये बहुत सारा डीएनए फ्रेगमेंट है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब देख लो, इसी डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको डिफरेंट साइड्स पे, मतलब क्या है कि यहाँ पे हम इसको टर्मिनेट करेंगे समटाइम्स इसको हम
इसी न्यूक्लियोटाइड्स पे टर्मिनेट करेंगे, समटाइम्स इसको हम इस तरह टर्मिनेट करेंगे। वन बाय वन इस न्यूक्लियोटाइड्स की हम क्या करेंगे, ईच न्यूक्लियोटाइड पे हम इसको टर्मिनेट करेंगे और इसकी टर्मिनेशन के रिजल्ट में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएगी। अब देख लें कि सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, फिर इस यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, फिर यहाँ पे, तो अब देख लें डिफरेंट साइज के क्या हुए, फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हुए। अब ये डिफरेंट फ्रेगमेंट साइज हम एनालाइज करते हैं और हम एक सीक्वेंस बनाते हैं, इसको हम समझ लेंगे कि ये मैंने क्या कहा था। तो अब देख लें कि चेन टर्मिनेशन मेथड इसको हम इसलिए कहते हैं कि डीएनए स्ट्रैंड को हम डिफरेंट साइट्स पे, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स पे हम टर्मिनेट करते हैं और इसी टर्मिनेशन के रिजल्ट में बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट चेन टर्मिनेशन मेथड। अब देख ले ये जो मेथड था इसमें मेनली क्या यूज़ किया गया, इसमें जो एजेंट यूज़ किया गया तो उसी एजेंट के हिसाब से भी इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह इसकी डिफिनीशन क्या बन सकती है, तो इसको ज़रा देख ले कि चेन टर्मिनेशन मेथड को या सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि अ मेथड या अ टेक्निक which uses ribonucleotides to produce different fragments, different size fragments. So we can define the Sanger sequencing method just like this, कि a technique which uses dideoxyribonucleotides to produce different size fragment or to terminate, or the technique which uses dideoxyribonucleotide which terminates DNA strand at different न्यूक्लियोटाइड्स आर पोजीशन। तो जब डिफरेंट पोजीशन पे, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि डिफरेंट पोजीशन पे जब डीएनए के स्ट्रैंड टर्मिनेट होगी, स्टॉप होगी इसकी सिंथेसिस, तो उस स्टॉपेज की वजह से, उसकी टर्मिनेशन की वजह से क्या होंगे, डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होंगे। इसी मेथड को हम सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड कहेंगे। ये डिफिनीशन आप लोग छोड़े यहाँ पे और इसी प्रोसेस को समझ लीजिए, फिर डिफिनीशन को देखेंगे, इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। अब देख लो यहाँ पे हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा कि यहाँ पे ये जो मेथड है इट मेनली यूजेस डायडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो हम कहते हैं कि सेंगर सीक्वेंस के अंदर जो प्रिंसिपल यूज़ होती है दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड द डायडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। सबसे पहले समझ लीजिए कि हम अगर एक डायडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड किस चीज़ को कहते हैं मेनली, यहाँ पे देख ले कि हम अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे एक न्यूक्लियोटाइड को देखें, लेट सपोज मैं एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूँ, ये एक डीऑक्सीराइबोस शुगर है। क्यों इसको मैं डीऑक्सीराइबोस कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल दिस इज ऑक्सीजन, सेंट्रल ऑक्सीजन, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस वन इज 5। हमेशा याद रखिए, हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर फर्स्ट पे क्या होंगी, नाइट्रोजनस बेस होगा। व्हाट? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है। कार्बन नंबर 2 पे क्या होती है कि 2 हाइड्रोजन होती है, इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन मिसिंग होती है। डीऑक्सीराइबोस इसको हम इसलिए कहते हैं कि कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन मिसिंग है। तो एज ए रिजल्ट क्या होती है कि ये जो 5 कार्बन शुगर होती है इसमें एक ऑक्सीजन मिसिंग है, इसको इसलिए हम डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। बाय नेचर इट इज़ अ राइबोस शुगर बट इट इज़ हैविंग 1 ऑक्सीजन मिसिंग ऑन कार्बन नंबर 2, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब देख लो ये जो डायडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होती है, तो सबसे पहले आप लोग न्यूक्लियोटाइड को समझ लें कि कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस होगा, कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन मिसिंग होगा और कार्बन नंबर 5 पे क्या चीज़ अटैच होती है, फॉस्फेट अटैच होती है। इट इज़ टाइपिकली अ नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड। अब अगर हम डायडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को देख ले, तो डायडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड देख ले कि इसमें 2 ऑक्सीजन मिसिंग होते हैं। किस तरह? एक कार्बन नंबर 2 पे मिसिंग होती है और दूसरा क्या है कि कार्बन नंबर 3 पे क्या होती है, एक ऑक्सीजन और मिसिंग होती है। अब देख लो रिजल्टेंटली एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 2 ऑक्सीजन मिसिंग हो गए, तो इस न्यूक्लियोटाइड को अब हम क्या कहेंगे, दिस न्यूक्लियोटाइड इज नाउ टर्म्ड द डायडीऑक्सी। ठीक है, डायडीऑक्सी
राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये वो न्यूक्लियोटाइड है जिसमें राइबोस शुगर के साथ 2 ऑक्सीजन मिसिंग होती है, बाकी सारा कंपोजिशन न्यूक्लियोटाइड का होता है लेकिन 2 ऑक्सीजन मिसिंग है। अब देख लो ये न्यूक्लियोटाइड क्या करती है, हमेशा ये जो फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनती है जो पॉलीमरेज एंजाइम बनाती है उसी बॉन्ड को, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड के लिए ये ज़रूरी है कि कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रॉक्सिल होगा, कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप होगा। जो आने वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसके साथ फॉस्फेट होगा और अटैच जो न्यूक्लियोटाइड है उसके पास हाइड्रॉक्सिल होगा। तो जब फॉस्फेट और हाइड्रॉक्सिल होंगे तो इनके रिजल्ट में पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, कंडेंसेशन करेगा और एज अ रिजल्ट एक बॉन्ड बनेगी जिसको हम फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब देख लो, अब एक स्ट्रैंड बन रही है और स्ट्रैंड के अंदर ऑटोमेटिकली अगर ये न्यूक्लियोटाइड लग गया, अब ये न्यूक्लियोटाइड लग गया तो उस रीजन पे जो चेन होती है, जो न्यूक्लियोटाइड का चेन बन रहा होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। क्यों टर्मिनेट हो जाता है, इसलिए क्योंकि अब नया न्यूक्लियोटाइड जो पॉलीमरेज देके आ रहा है उसके पास तो फॉस्फेट है लेकिन जो यहाँ पे अटैच न्यूक्लियोटाइड है उसके पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नहीं है। तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नहीं है, इट मीन्स फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड नहीं बनेगी। एज अ रिजल्ट पॉलीमरेज एंजाइम फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड नहीं बनाएगा तो स्ट्रैंड एलंगेट नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि जिस रीजन पे ये न्यूक्लियोटाइड लगा होगा उसी रीजन पे चेन की टर्मिनेशन हो जाती है। तो चेन टर्मिनेशन के लिए जो एजेंट ये यूज़ किया गया या जो सेंगर ने जो एजेंट यूज़ किया वो क्या था, डाइडिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड था। दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ द सेंगर सीक्वेंसिंग कि उसने चेन की टर्मिनेशन कैसे की थी कि उसने क्या किया था, उसने ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ किए थे। अब देख लो ये तो था इसका प्रिंसिपल। अब आते हैं कि सेंगर सीक्वेंसिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कौन से रिक्वायरमेंट्स चाहिए। अब देख लो रिक्वायरमेंट्स को ज़रा देख ले कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक टेम्पलेट डीएनए चाहिए। और टेम्पलेट डीएनए क्या होता है, मैंने आप लोग को बार बार बताया है कि डीएनए वो वाला स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड थ्रू विच न्यू स्ट्रैंड फॉर्म्स। अब देख लो, अब न्यू स्ट्रैंड तब फॉर्मेशन होगी कि हमारे पास एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। अब देख लो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड हमें चाहिए ये क्या होगा, ये सिंगल स्ट्रैंड होगा, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होगा और ये जो सिंगल स्ट्रैंड होगा इसका जो डायरेक्शन होगा याद रखिए वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होती है हम इसको किस तरह बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए याद रखें पीसीआर के मेथड यूज़ होते हैं। पीसीआर मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं। जब सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम 3, 5 to 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड के लिए हम प्राइमर यूज़ करेंगे। तो वो प्राइमर क्या करेगी, अगेन एंड अगेन इस 3 प्राइम to 5 प्राइम को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। एज अ रिजल्ट बहुत सारे कॉपीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्राइम to 5 प्राइम स्ट्रैंड मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, 3 प्राइम to 5 प्राइम के जो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स है वो हमें बंडल अमाउंट में चाहिए होंगे। तो हमें किस तरह फॉर्मेशन इसकी करेंगे, इसकी फॉर्मेशन हम थ्रू पीसीआर मेथड करेंगे। दिस वाज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, लेकिन स्ट्रैंड ये होगा। दूसरा देख ले कि नॉर्मल डी एनटीपीज रिक्वायर्ड होंगे। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो जो रिक्वायरमेंट्स है इसका ये मतलब है कि जो डी एनटीपीज होंगे तो वो क्या होगी कि एक होगी डी एटीपी, कल भी बताया था मैंने आप लोगों को पीसीआर मेथड में कि डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड हमें चाहिए होगी। इसके अलावा डी सीटीपी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डी टीटीपी सही है थाइमिन ट्राइफॉस्फेट एंड डी जीटीपी तो गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारे पास नॉर्मल डी एनटीपीज है। ये वो डी एनटीपीज है जो क्या करेगी, चेन एलोंगेट करेगी। हमें ये भी चाहिए होगी, साथ में हमें प्राइमर चाहिए होगा। 3 प्राइम to 5 प्राइम के लिए जो प्राइमर हम यूज़ करेंगे उस प्राइमर का नाम क्या है, उसके लिए हम नाम यूज़ करते हैं वेक्टर स्पेसिफिक प्राइमर। वेक्टर स्पेसिफिक प्राइमर क्या होती है, मतलब ये है
कि फॉर एग्जांपल हम एक सीक्वेंस है, एक जीन है, हम उसका सीक्वेंस फाइंड करना चाह रहे हैं। अब वो देख लो, वो तो हमें पहले से मालूम ही नहीं है, हम तो मालूम इसलिए कर रहे हैं कि इसका हमें पता नहीं है, तो हम इसका प्राइमर कैसे लेंगे, ये एक क्वेश्चन है। तो इसकी प्राइमर की को लेने के लिए हम एक टेक्निक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर लेते हैं, इस तरह एक हम वेक्टर लेते हैं जो प्लाज्मिड डीएनए होता है। अब वेक्टर को हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे ऐड करेंगे जो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करे। तो अब देख लो, ये प्राइमर जो है ये कट हुआ, तो ये प्राइमर इस तरह कट हुआ कि इसके अंदर क्या हो गई, इसके अंदर ओवरहैंग्स प्रोड्यूस हो गए, स्टिकी एंड्स। एक स्टिकी एंड ये है और एक स्टिकी एंड ये है। अब देख लो, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसका हम सीक्वेंस फाइंड कर रहे हैं, वो हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे, इसके साथ बाइंड करेंगे थ्रू लाइगेज एंजाइम। अब लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, ये इन दोनों को लाइगेट करा देगा। तो अब देख ले, अब यहाँ पे तो लाइगेशन हो जाएगी, लेकिन इस लाइगेशन से हमें ये पता चल जाएगा कि ये स्टिकी एंड्स थे, यहाँ पे भी इस तरह के स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए होंगे, देख ले। तो अब क्या होगा कि जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, लाइगेज एंजाइम इसको क्या करेगा, इस स्टिकी एंड्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करा देगा। अब देख लो, अब जो हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया था, तो हमें तो पता होगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से न्यूक्लियोटाइड पे कट लगाता है और कौन से सीक्वेंस होंगे कि उस पे वो कट लगाएगा। अब देख लो, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट लगाया, हमें पता है कि वेक्टर के कौन से रीजन पे उसने कट लगाया। अब देख लो, अब यहाँ पे अगर हम देख लें कि वेक्टर के इतनी सी रीजन क्या है, इसी जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है इसकी कंप्लीमेंट्री है, तो हमें तो पहले से इसकी सीक्वेंसेस मालूम है कि इसकी सीक्वेंसेस क्या है, ये वाले सीक्वेंसेस है। अब जब ये एक दूसरे के साथ लाइगेट हो जाएगा, तो हम इन्हीं एंड से, इन्हीं एंड की इन्वेस्टिगेशन से हमें क्या पता चल जाएगा कि हम अगर इस साइड से प्राइमर लेना चाह रहे हैं, अगर इस साइड से लेना चाह रहे हैं, तो हमें वेक्टर के थ्रू पता चल जाता है। तो हम वो वाले प्राइमर यूज़ करेंगे जो वेक्टर स्पेसिफिक हो, कि हम वेक्टर के थ्रू क्या करेंगे, इसी डीएनए के एंड्स की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो हमें अगर वेक्टर की सीक्वेंस का पता चल गया, तो हमें ये जो छोटा सा टुकड़ा है जो अननोन डीएनए का, वो भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वेक्टर की कंप्लीमेंट्री होगी ये स्ट्रैंड। तो एज अ रिजल्ट इस प्राइमर को हम वेक्टर स्पेसिफिक प्राइमर कहते हैं। तो ये टेक्निक यूज़ होता है कि वेक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं ये जो अननोन सेगमेंट है इसका प्राइमर। तो इसके लिए आप लोग ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ समझ लें कि वेक्टर स्पेसिफिक क्या होता है, कि वेक्टर के थ्रू जब हम किसी अननोन सीक्वेंस के लिए प्राइमर फाइंड करते हैं, उसी मेथड का नाम है वेक्टर स्पेसिफिक प्राइमर, इसको फिर हम कहेंगे। ये प्राइमर हमें चाहिए, और प्राइमर कौन सा वाला प्राइमर होगा, प्राइमर फॉर 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली स्ट्रैंड के लिए जो छोटा सा टुकड़ा होगा, जो वेक्टर स्पेसिफिक होगा, वो हमें रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद देख ले, डी एंटीपीज चाहिए। ये वो वाली एंटीपीज है कि जो चेन टर्मिनेशन कराएगा। अब देख लो, डी एंटीपीज क्या होंगी कि हमें चारों के 4 टाइप्स चाहिए होगी। एक होगा डी एटीपी, सही है, एक होगी डी जीटीपी, एक होगी डी एटीपी, सही है, और एक होगी डी सीटीपी। ये चारों की 4 हमें रिक्वायर्ड होगी, और इन रिक्वायरमेंट्स को यूज़ करते हुए अब हम क्या करेंगे, अब हम डीएनए सीक्वेंसिंग करेंगे। सो दीज वर द स्टेप्स या रिक्वायरमेंट्स फॉर द सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड। तो दोबारा समराइज कर रहा हूँ, टेम्पलेट डीएनए चाहिए होगी जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। इसके बाद हमें क्या चाहिए, नॉर्मल डी एंटीपीज चाहिए। फिर क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्या है, वेक्टर स्पेसिफिक होगा। वेक्टर स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि वो प्राइमर जो हम वेक्टर की बाइंडिंग टू द अननोन सीक्वेंस, उसके रिजल्ट में जब हम फाइंड करते हैं तो उसको हम वेक्टर स्पेसिफिक प्राइमर कहते हैं। कि जो वेक्टर के अकॉर्डिंग प्राइमर हम लेते हैं उसको हम वेक्टर स्पेसिफिक प्राइमर कहते हैं, जिसकी टेक्निक मैंने बता दिया। लास्ट में हमें क्या चाहिए, वो डी एंटीपीज चाहिए जो प्रिंसिपल यूज़ किया था सेंगर ने। उस ऑल एंटीपीज को हम लेंगे और वो हम इन चारों का हम क्या करेंगे, रिएक्शन मिक्सचर बनाएंगे और फिर हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। दिस वाज अबाउट द रिक्वायरमेंट। नाउ कमिंग टुवर्ड द
प्रोसीजर ऑफ द सेंगर सीक्वेंसिंग के सेंगर सीक्वेंसिंग का प्रोसीजर क्या था। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब प्रोसीजर देख ले कि प्रोसीजर ऑफ सेंगर सीक्वेंसिंग क्या है, गौर से सुन लीजिएगा। स्टेप्स मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखे हैं एक फ्लो डायग्राम के फ्लो चार्ट के थ्रू। किस तरह, सबसे पहले हम रिएक्शन मिक्सचर बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। फिर हम क्या करेंगे, इसी रिएक्शन मिक्सचर को सेपरेट ट्यूब्स में डालेंगे, 4 डिफरेंट ट्यूब्स बनाएंगे और इसी ट्यूब्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देख लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इनटू सेपरेट ट्यूब्स। सेपरेट ट्यूब्स कितने होंगे, वो सेपरेट ट्यूब्स जो होंगे वो 4 होंगे। ठीक है, अब देख लो फिर क्या करेंगे, ट्यूब्स के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर हमने डाइडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, वो जो प्रिंसिपल न्यूक्लियोटाइड्स थे जो सेंगर ने यूज़ किए थे, हम वो सारे चारों के 4 सेपरेट ट्यूब्स में एक एक को डालेंगे। ठीक है ना, तो ये हम कितना लेंगे, हम इस ट्यूब के अंदर इसको हम 1% लेंगे, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में लेंगे। सेपरेट ट्यूब्स में बहुत कम अमाउंट होती है ये। अब देख लो फिर इसके बाद इसी सारी ट्यूब्स को हम लेंगे जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें डाली है, पीसीआर पे रन करेंगे। पीसीआर क्या करेगा, डिफरेंट फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करेगा और फिर इसके बाद हम इसकी जीरो इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। ये तो इसके क्या है मेन स्टेप्स है, लेकिन ये होते कैसे हैं अब देख लो। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर में देख ले कि हम क्या करेंगे, एक ट्यूब लेंगे, ट्यूब के अंदर हम डालेंगे टेम्पलेट डीएनए। हमने लार्ज अमाउंट में टेम्पलेट डीएनए इसके अंदर डालने हैं, मिलियंस अमाउंट में, थाउजेंड्स में। फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम डालेंगे टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो क्या करे, जो इसी चेन की सिंथेसिस करे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम प्राइमर डालेंगे। प्राइमर क्या करती है, इनिशिएशन करती है न्यू स्ट्रैंड की। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, DNTPs डालेंगे, नॉर्मल DNTPs। ये एक कॉमन रिएक्शन मिक्सचर हमने बना दिया। कॉमन रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें हम डालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी ट्यूब को इस तरह करेंगे कि इसी ट्यूब में जो मिक्सचर प्रेजेंट है इसको हम 4 अलग अलग ट्यूब्स में डाल देंगे सेम अमाउंट में। हमने 4 ट्यूब्स बना लिए, 1 2 3 4। अब देख लो इस 4 ट्यूब्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम इस तरह अब करेंगे इन 4 ट्यूब्स के साथ कि हम इसी ट्यूब के अंदर DDTTP डालेंगे, वो वाला ट्राइफॉस्फेट, डाइडिऑक्सी ट्राइफॉस्फेट जो क्या करे, चेन को थाइमीन पे क्या करे, टर्मिनेट करे। जब थाइमीन सामने आएगा कंप्लीमेंट्री तो वहाँ पे क्या करेगा, चेन को टर्मिनेट करेगा अलग अलग जगहों पे। तो इस ट्यूब को हमने नाम दिया T ट्यूब, क्योंकि इसमें हमने क्या डाला, 1% DDTTP डाला। फिर क्या करेंगे, हम दूसरा ट्यूब जो है इसके अंदर हम DDATP डालेंगे। ठीक है, तो इस ट्यूब को हमने नाम दिया A ट्यूब, क्योंकि ये A पे टर्मिनेशन करेगा। अब देख ले इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इसी ट्यूब के अंदर हम डालेंगे DDGTP। अब देख ले ये गुआनोसिन पे क्या करेगा, ये टर्मिनेशन करेगा। एंड दिस ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, DDCTP डालेंगे। तो सेपरेट ट्यूब्स को हमने मार्क किया, हमने अलग अलग, अब देख ले हमने रिएक्शन मिक्सर कॉमन लिया है, लेकिन ये जो DDATPs है ये सेपरेट ट्यूब्स के अंदर सेपरेट डाले हैं। तो सेपरेट ट्यूब्स के अंदर क्या होगी, ये जो DDNTPs है वो अपने रेस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स पे क्या करेगी, टर्मिनेशन करेगी। तो सिंपल ये मतलब है कि ये वाला ट्यूब जितने भी टीज होंगे वहाँ पे टर्मिनेट होगा, इसी ट्यूब के अंदर टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो A पे टर्मिनेट होगा, इसी ट्यूब के अंदर G पे, इसी ट्यूब के अंदर C पे सेपरेट। अब देख लो ये क्या हुई, हमने डिस्ट्रीब्यूशन की रिएक्शन मिक्सचर की और हमने इसके अंदर DDNTPs डाले। ठीक है, अब देख लो DDNTPs प्रिंसिपल DDNTPs है वो टर्मिनेशन करती है डिफरेंट रीजन्स पे। अब क्या करेंगे हम, अब इन ट्यूब्स को हम लेंगे, चारों के 4 ट्यूब्स हम लेंगे। थर्मोसाइक्लर एक मशीन है जिसको हम PCR मशीन कहते हैं। इसी PCR मशीन से हम क्या करेंगे, इसको पास करेंगे। PCR मशीन के अंदर ये प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग देख लें, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लें कि जो मैंने टेम्पलेट DNA लिया है तो ये टेम्पलेट DNA का 3' to 5' है। और फॉर एग्जांपल आप लोगों की क्लियरिटी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेन है ये हमें पता नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेन है ये 10 न्यूक्लियोटाइड्स का है और इसका सीक्वेंस इस तरह है ATT CAG CATG। ये 10 न्यूक्लियोटाइड्स है
और इस तरह का एक चेन है न्यूक्लियोटाइड का, सिंगल स्ट्रैंड मैंने बनाया है क्योंकि मैंने आप लोग कहा है कि टेम्पलेट हम क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड लेंगे। अब इसका सीक्वेंस हमने मालूम किया है तो हम करना है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसी रिएक्शन मिक्सर में डाला है, फिर हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। अब देख लो सेपरेट ट्यूब के अंदर ये टेम्पलेट्स जो है वो सारों के अंदर प्रेजेंट है। अब देख ले, अब यहाँ पे अगर हम इसी ट्यूब के अंदर देखें, ट्यूब नंबर फर्स्ट में, ट्यूब नंबर फर्स्ट में क्या होगा, प्राइमर अटैच हो जाएगी। प्राइमर के बाद क्या होगा, पॉलीमरेज एंजाइम इन चेन्स की क्या करेगा, क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। ठीक, पॉलीमरेज का काम तो ये है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। लेकिन अब इस ट्यूब के अंदर हमने ACDD एंटीपीज डाली है जिसका नाम है DDTTP, कि ये क्या करेगा, जो नया स्ट्रैंड बनेगा ना, तो जितने भी टेम्पलेट हमने डाले हैं तो क्या करेगा कि वन टाइम एक जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो इसी न्यूक्लियोटाइड, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, इसके साथ सामने क्या लग जाएगा, एक DDTTP लग जाएगा। तो इसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, चेन टर्मिनेट हो जाएगा। सही है। अब देख लो न्यूक्लियोटाइड नंबर फर्स्ट पे एक टर्मिनेट हुआ, फिर क्या होगा कि दूसरी कंडीशन में ये होगा कि दूसरा स्ट्रैंड है, टेम्पलेट बन रहा है, तो दूसरा इसी न्यूक्लियोटाइड पे इसके सामने T लग गया, तो T जैसे ही लग गया वो कौन सा वाला T था, TTTTP, DDTTP है वो लग गया, यहाँ पे क्या हुआ, चेन टर्मिनेट हुआ। थर्ड क्या होगा कि यहाँ पे एक TTP इसी रीजन पे है। तो अब देख लो फर्स्ट स्ट्रैंड क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड नंबर फर्स्ट पे टर्मिनेट हुआ। सेकंड चेन बन रहा था इसी ट्यूब के अंदर, वो न्यूक्लियोटाइड नंबर T पे, मतलब न्यूक्लियोटाइड नंबर 5 पे क्या हुआ, वो स्टॉप हुआ। इसको आप लोग काउंट कर ले, न्यूक्लियोटाइड नंबर 5 आएगा। थर्ड जो है इसी के अंदर ये क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड नंबर 8 पे, यहाँ पे T लग गया, DDTTP, और ये क्या हुआ, ये टर्मिनेट हुआ। आप लोग देख ले कि एक स्ट्रैंड ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो इसी ट्यूब के अंदर जैसे PCR हम परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ टाइम के बाद हमारे पास क्या है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। सही है। अब देख लो सेकंड ट्यूब के अंदर क्या होगा कि सेकंड ट्यूब के अंदर A है, ये A पे टर्मिनेशन करेगा। तो अब देख लो एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो देख ले कि A के नीचे क्या लग जाएगा, A के नीचे थाइमिन लग जाएगा, और T के नीचे क्या लग जाएगा, DDATP लग जाएगा। तो एक चेन न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 पे टर्मिनेट हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड नंबर 3 पे टर्मिनेट हो जाएगा, एक चेन जो है वो न्यूक्लियोटाइड नंबर 9 पे टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे टर्मिनेशन हो रही है, क्योंकि इसके सामने A जो है लग रहा है और वो DDATP है, तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो चेन क्या है, वो टर्मिनेट हो रही है। तो सेकेंड ट्यूब के अंदर भी क्या हुए, 3 न्यूक्लियोटाइड मीन्स 3 स्ट्रैंड्स बन गए और वो डिफरेंट लोकेशन पे टर्मिनेट हो रहे हैं। अब देख लो फोर्थ पे क्या है, थर्ड नंबर पे देख ले आप लोग के थर्ड नंबर में हमने क्या डाला है, G डाला है, तो ये G पे टर्मिनेशन करेगा। तो देख ले कि एक चेन बनेगा वो फोर्थ नंबर पे टर्मिनेट हो जाएगा, एक चेन बनेगा वो 7 पे टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 7 के सामने क्या लग जाएगा, G लग जाएगा, DDGTP, और यहाँ पे 4 के सामने DDGTP लग जाएगा। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स प्रोड्यूस हुए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। एंड सिमिलर इज द केस हियर कि एक चेन क्या है, यहाँ इसी ट्यूब के अंदर DDCTP है, तो ये C पे टर्मिनेशन करेगा। तो एक चेन जो है ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड नंबर 6 पे टर्मिनेट हो जाएगा, और एक जो है न्यूक्लियोटाइड नंबर 10 पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये प्रोसेस ये सारा PCR मशीन के अंदर होगा, और PCR मशीन के अंदर हमने DDNTPs यूज़ किए हैं, और सेपरेट ट्यूब के अंदर ये जो DDNTPs हमने डाले हैं वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स पे ये जो ग्रोविंग स्ट्रैंड है इसको स्टॉप कर रही है। एज अ रिजल्ट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के न्यूक्लियोटाइड ईच ट्यूब में क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब देख ले ज़रा स्टूडेंट्स कि अब देख ले PCR पे ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, और 1 बाय 1 क्या है, हर एक ट्यूब में जो चेन्स है, जो नए स्ट्रैंड बन रहे हैं वो टर्मिनेट्स हो जाएगी। अब डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाएगी। ये मैंने सिर्फ आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था कि इन जगहों पे टर्मिनेट हो जाएगी, लेकिन बहरहाल हमें
कुछ पता नहीं चलेगा कि इन ट्यूब्स के अंदर क्या हुआ। अब हमने पता इधर से लगाना है, जिसको हम जिल इलेक्ट्रोपोरेसिस कहते हैं। जिल इलेक्ट्रोपोरेसिस को समझ ले ज़रा। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि इसमें हम एनालिसिस करते हैं फ्रेगमेंट्स की। अब डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट बने हैं इन ट्यूब्स में, इन ट्यूब से हमने सीक्वेंस को निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, जेल बनाएंगे। उसी तरीके से जेल को हम क्या करेंगे, हम टर्मिनल के साथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। अब देख लो डीएनए हम उस साइड पे डालेंगे जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी। और इसी जेल के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ साइज ये जो फ्रेगमेंट्स है ये सेपरेट होगी। अब स्मॉलर साइज फ्रेगमेंट इस साइड पे होगी और वो जो लार्ज होती है वो 1 बाय 1 क्या होती है, वो एक दूसरे से इस साइड पे होगी। तो इस साइड पे जो फ्रेगमेंट है वो क्या बताती है कि लार्ज इन साइज है। इस साइड पे जो फ्रेगमेंट है ये हमें क्या बताती है कि दे आर स्मॉल इन साइज, बिकॉज ये इन्हीं जेल के अंदर जो पोर्स है इसमें मूव कर देती है। अब देख लो इसी जेल के साथ हम एक लेडर मूव करते हैं। लेडर हमें साइज के बारे में बताता है। अब देख लो ये जो लेडर हमने रन किया है तो ये लेडर हमें क्या बताएगा कि ये न्यूक्लियोटाइड की जो क्या है, जो ये जो न्यूक्लियोटाइड हमने सेपरेट किए है इसका साइज हमें बताएगा। सो दिस इज द लेडर डीएनए। तो मैंने यहाँ पे लेबल किया है कि लेडर हमें क्या बता रहा है, 1 न्यूक्लियोटाइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू 10। अब देख लो हमने जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लिया था वो 10 न्यूक्लियोटाइड था। अब देख लो हमारे एक ट्यूब के अंदर हमने जो सैंपल्स डाले हैं, हम क्या करेंगे कि इस सैंपल को उठाएंगे। हमने जेल में 4 विल्स बनाए हुए होंगे, हम एक विल में क्या करेंगे, ये सारा डीएनए डाल देंगे। तो ये क्या है, टी है, तो इसी वेल को हम लेबल करेंगे कि दिस इज टी वेल। फिर इसके अंदर ए वाला डाल देंगे, सही है, सारा का सारा डीएनए जो है ये वाला डाल देंगे। फिर ये जी वाला जो है हम इधर डाल देंगे और सी वाला हम क्या करेंगे, इधर डाल देंगे। इन सारों को हम लेबल करेंगे क्योंकि अभी हमने सीक्वेंस फाइंड करना है। अब देख ले ये वो वाला वेल है जिसपे वो वाले डीएनए सैंपल्स है कि जिसने टी पे टर्मिनेशन किया है। ये वो वाले सैंपल है जिसने ए पे टर्मिनेशन किया है और डिफरेंट फ्रेगमेंट प्रोड्यूस किए हैं। और ये जी वाले हैं जिसने जी पे किए हैं और इसने सी पे। अब देख लो अब हमने किस तरह ये जो सीक्वेंस है वो बनाना है। तो याद रखिए यहाँ पे जो हमने जब सीक्वेंस बनाएंगे तो वो सीक्वेंस जो बनेगा वो सीक्वेंस क्या होगा, इस सीक्वेंस का कंप्लीमेंट्री होगा जो हमारा टेम्पलेट होगा। अब ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो ये जो स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। उस स्ट्रैंड से फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमने जो स्ट्रैंड लिया था वो क्या था, वो किस तरह था। लेकिन सबसे पहले इसकी एनालिसिस समझ ले कि एनालिसिस किस तरह करेंगे। अब देख ले ये हमारे पास है लेडर। अब लेडर में देख ले कि पहले वाले न्यूक्लियोटाइड पे कौन सा वाला कौन से रीजन में बैंड नज़र आ रही है। ये हमारे पास डिफरेंट बैंड्स है। अब ये जो बैंड है ना, ये बैंड किसके सामने है, ये टी के सामने है। तो इसने टी पे टर्मिनेट किया था, एक चेन बनाया था, एक स्मॉल फ्रेगमेंट का, एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है जो 1 न्यूक्लियोटाइड का है फॉर एग्जांपल। तो हम क्या करेंगे, ये टी के सामने है तो यहाँ पे हम टी लिख लेंगे। सेकंड नंबर पे जो बैंड आ रही है वो किसके सामने है, वो सामने है ए का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिख लेंगे। अब देख लो थर्ड नंबर पे जो है वो भी क्या है, ए के सामने है तो हम ए लिख लेंगे। अब देख लो फोर्थ नंबर जो है वो किसके सामने है, वो जी के सामने है तो यहाँ पे हम जी लिख लेंगे। अब देख लो फिफ्थ नंबर जो है वो किसके सामने है, वो टी के सामने है। सिक्स नंबर देख ले कि सिक्स ये टी था, ये बिल्कुल टी के सामने है। सिक्स नंबर देख ले कि अब यहाँ पे जो हमारे पास, अब देख लो ये 5 है। 6 नंबर को अगर हम देख ले तो 6 नंबर का जो डीएनए आती है वो किसके सामने है, सी के सामने है। 7 का जो डीएनए है वो जी के सामने है तो हम जी लिख लेंगे। अब देख लो 8 नंबर का जो है वो किसके सामने है, वो टी ट्यूब विल के सामने है तो हम 8 का क्या लिखेंगे, टी लिख लेंगे। 9 का जो डीएनए है वो किसके सामने है, वो ए के सामने है तो यहाँ पे हम ए लिख लेंगे। अब देख लो 10th का जो डीएनए है वो यहाँ सी के सामने है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी लिख लेंगे। अब देख लो अब हमारा जो स्ट्रैंड बना तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 5 प्राइम, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री बन रहा है, यहाँ पे हम 3 प्राइम लिखेंगे। अब देख लो अब इसका कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हम इजीली बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके सामने क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, इसके सामने टी, इसके सामने टी, इसके सामने क्या होगा, सी, इसके सामने होगा ए, इसके सामने होगा जी, इसके सामने होगा सी, इसके सामने होगा ए, इसके सामने होगा टी, इसके सामने होगा जी। अब देख लो ये 3 प्राइम हुआ, अब ये 5 प्राइम हुआ। अब देख लो
इसको अब रीड करो, ए ए, टी टी, टी टी, सी सी, ए ए, जी जी, सी सी, टी टी। अब देख ले, सी ए, टी जी, टी जी। अब देख लो हमारा जो स्ट्रैंड था, जो हमने लिया था, जो हम फाइंड कर रहे थे कि इसका कौन सा सीक्वेंस होगा, तो हमने सेंगर सीक्वेंस की मदद से फाइंड किया कि सेंगर सीक्वेंसिंग के रिजल्ट में चेन जो था डिफरेंट जगहों पे टर्मिनेट हुआ। उसी टर्मिनेशन के रिजल्ट में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए। वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हमने जेल पे क्या किए, सेपरेट किए। उसी सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स को फिर हमने क्या किया, फिर हमने अरेंज करके इसके सीक्वेंसेस देखे, और इसी सीक्वेंसेस से हमें सिर्फ एक स्ट्रैंड का नहीं, दोनों स्ट्रैंड का पता चल गया, जो आप लोग के सामने है। और जो हमारा रिजल्टेंट फ्रेगमेंट जो था, टेम्पलेट जो था, वो इस सीक्वेंस का था। दिस मेथड इज कॉल्ड द सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड, और इसको हम चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो आप लोगों को मैंने डिफिनीशन में कहा था कि हम तब समझेंगे डिफिनीशन को जब हमें इसी ओवरऑल प्रोसेस का पता चलेगा कि हम प्रोसेस में हमने क्या किया, कि प्रोसेस में इन्हीं डी एनटीपीज ने चेन को डिफरेंट जगहों पे टर्मिनेट किया रिस्पेक्टिवली, और इसी टर्मिनेशन की वजह से डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन गए, और इसी फ्रेगमेंट्स को फिर हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और ये हमें अब हमारा रिजल्टेंट या रिक्वायर्ड स्ट्रैंड दे देता है। दिस वाज अबाउट द सेंगर सीक्वेंसिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग and giving attention to the video. Thanks a lot.